हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर में हिंदी पेपर 1 जिसमें आपको पढ़ना है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। तो उसका सिलेबस मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज से आपकी इसकी यूनिट करवा रही हूँ। ये है आपका यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में आपको भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला टॉपिक है आपका काव्य प्रयोजन। तो आज की इस वीडियो में हम काव्य प्रयोजन को पढ़ने वाले हैं। तो एक एक क्रम में आपको पूरा अपना टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा मेरे चैनल पे। तो चलिए बिना देर किए इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं कि आखिर ये काव्य प्रयोजन है क्या चीज़। देखिए, काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है काव्य के उद्देश्य, और काव्य के आधार पर हमें जो प्राप्त होता है, जो काव्य के आधार पर हमें मिलता है, उसे ही साहित्य प्रयोजन कहा जाता है। साहित्य प्रयोजन कहा जाता है या काव्य प्रयोजन कहा जाता है, बात एक ही है। काव्य प्रयोजन से तात्पर्य काव्य रचना के उद्देश्य से होता है। याद रखिएगा, काव्य प्रयोजन से तात्पर्य काव्य रचना के ही उद्देश्य से होता है, और काव्य के लिखने का जो उद्देश्य होता है तथा काव्य को पढ़ने का भी उद्देश्य होता है, क्योंकि काव्य लिखने का भी उद्देश्य है और फिर काव्य को पढ़ने का भी उद्देश्य होता है। काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से भिन्न होता है। ये बात एकदम याद रखिएगा, पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। काव्य प्रयोजन जो होता है वो काव्य प्रेरणा से अलग होता है, भिन्न होता है, क्योंकि काव्य प्रयोजन का आशय होता है काव्य रचना के बाद होने वाले लाभ। यानी कि काव्य प्रयोजन का क्या आशय है? काव्य रचना के बाद होने वाले लाभ से होता है। याद रखिएगा। देखिए, काव्य प्रयोजन को 3 भागों में बांटा गया है। संस्कृत आचार्यों द्वारा काव्य प्रयोजन के बारे में बताया गया है, हिंदी आचार्यों के द्वारा काव्य प्रयोजन के बारे में बताया गया है, और जो पाश्चात्य आचार्य रहे हैं उनके द्वारा भी काव्य प्रयोजन पर विचार किए गए हैं और उनके द्वारा भी बताया गया है। आज की वीडियो में हम तीनों के बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम संस्कृत आचार्यों के द्वारा काव्य प्रयोजन को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र के रचयिता, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं आचार्य भरत मुनि। इन्होंने नाटक के प्रयोजनों पर विचार करते हुए लिखा है। अब देखिए, जैसा कि ये संस्कृत के आचार्य हैं तो संस्कृत में लिखा है। तो देखिए, धर्म यश्यम आयुष्य हिंत बुद्धि विर्धिनम लोको परदेश जनन नाट्य में तद भविष्यति। अर्थात हिंदी में होगा, एक नाटक काव्य लेखन के निम्न 6 प्रयोजन माने जा सकते हैं। किनके अकॉर्डिंग? आचार्य भरत मुनि के अकॉर्डिंग, जो कि संस्कृत के आचार्य थे। इन्होंने बताया कि उनके अनुसार 6 काव्य प्रयोजन हो सकते हैं। 6 तरह के तत्व उन्होंने काव्य प्रयोजन के माने हैं। अब वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है धर्म, दूसरा है यश, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब जो काव्य प्रयोजन होगा उसमें कहीं ना कहीं ये एक तत्व ज़रूर देखने को मिलेगा। तीसरा है आयु, चौथा है हित, पांचवा है बुद्धि का विकास, और चौथा है लौकिक ज्ञान। देखिए, ऊपर अभी जो हमने देखा कि आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा काव्य प्रयोजन के बारे में, और उसके अलावा अन्य स्थान पर वे लिखते हैं कि दुखार्ताना श्रमार्ताना शोकार्ताना तप स्विनाम विश्रांति जनन काले नाट्य में तद भविष्यति। अर्थात दुर्घात, शर्मार्थ एवं शोकार्थ व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति ही काव्य लेखन का प्रयोजन होता है। याद रखिएगा। देखिए, दूसरे आचार्य हैं आचार्य भामा काव्य प्रयोजन। आचार्य भामा जो हैं, इनके द्वारा काव्य प्रयोजन क्या है? देखिए, भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में काव्य प्रयोजनों पर विचार दिया है। देखिए, कोई भी आचार्य होते हैं, कोई भी लेखक अगर होता है तो वो अपने किसी भी चीज़ पर विचार जब देता है तो अपने ही लिखी गए ग्रंथों में देता है। तो भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में काव्य प्रयोजन पर विचार दिया है। कवि और पाठक को आधार मानकर भामा ने काव्य रचना का निम्नलिखित प्रयोजन बताया है।
याद रखिएगा कि भामा ने कवि और पाठक दोनों को आधार मानकर ही काव्य रचना के प्रयोजन के बारे में बताया है। देखिए, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षण्यन कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिनेच साधुकाव्य निबंधनम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कलाओं में निपुणता, यश और आनंद की उपलब्धि ही काव्य का प्रयोजन है। ये किसके द्वारा बताया जा रहा है? आचार्य भामा के द्वारा बताया जा रहा है। अब देखिए, अगले आचार्य हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन ने 2 प्रयोजन बताए हैं। कौन कौन से? पहला है कीर्ति और प्रीति प्रयोजन, दूसरा है कीर्ति अथवा यश। तो आप यहाँ पर इतना ही याद रखिए कि इन्होंने 2 बताए हैं, कीर्ति और प्रीति, कीर्ति अथवा यश, याद रखिए। अगला देखिए, आचार्य मम्मट के अनुसार। आचार्य मम्मट ने देखिए अपने अनुसार क्या बताया। आचार्य मम्मट ने अपनी रचना काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजनों को इस प्रकार व्यक्त किया है कि काव्यम यशेर्द कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतय सदया परिनिर्वृत्य कांता समित्योपदेश युजे। देखिए, मम्मट के अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन हैं। मम्मट ने अपने अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं। पहला प्रयोजन है यश प्राप्ति। देखिए, यश प्राप्ति यानी कि काव्य लेखन से कवि को यश प्राप्त होता है और वह सदा के लिए अमर हो जाता है, यश की प्राप्ति। दूसरा है अर्थ अथवा धन की प्राप्ति। अर्थ का मतलब धन भी होता है, तो इसका मतलब है कि काव्य लेखन से कवि को धन या अर्थ की प्राप्ति होती है। तीसरा प्रयोजन है लोक व्यवहार का ज्ञान। इसका संबंध पाठकों से है, अर्थात एक श्रेष्ठ काव्य के पठन से पाठकों को मानवोचित शिक्षा प्राप्त होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काव्य पढ़ता है तो अगर एक ऐसा काव्य है जो काफ़ी ज़्यादा शिक्षा दे सकता है, तो यदि कोई पाठक उसको पढ़ता है तो उसे काफ़ी मात्रा में ज्ञान मिलता है। चौथा है अनिष्ट का निवारण, यानी कि अकल्याणकारी तत्वों का नाश हो जाता है। पांचवा है आत्मा की आत्म शांति। आत्म शांति का मतलब इसका संबंध मुख्यतः पाठक से है, अर्थात काव्य पठन से पाठक को पढ़ने के साथ ही आनंद का अनुभव होता है और उसे परम शांति भी मिलती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काव्य पढ़ेगा तो पढ़कर उसे आनंद भी मिलेगा, मज़ा भी आएगा और उसे शांति भी मिलती है। छठा है मम्मट के अनुसार छठा काव्य प्रयोजन है कांता सम्मित उपदेश, यानी पत्नी के समान मधुर उपदेश। यानी पत्नी के समान मधुर उपदेश देना भी काव्य का एक प्रयोजन है। अब देखिए, अब हम देखेंगे हिंदी आचार्यों द्वारा काव्य प्रयोजन कि हिंदी के आचार्यों ने काव्य प्रयोजन के बारे में क्या बताया है। देखिए, हिंदी के विद्वानों ने भी साहित्य के प्रयोजनों पर विस्तार से विचार किया है। भक्तिकालीन भक्त कवियों की रचनाओं में भी साहित्य प्रयोजनों की ओर से संकेत किया गया है। यानी जो हिंदी साहित्य के विद्वान रहे हैं उन्होंने भी काव्य प्रयोजन के बारे में पूरा अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। देखिए, संत कबीर जो थे वो लोक मंगल के समर्थक रहे हैं और तुलसीदास की जो रचनाएं थी स्वांत सुखाए रही हैं। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अर्थात आनंद और लोक मंगल उनका काव्य प्रयोजन रहा है। किनका? संत कबीर का लोक मंगल और तुलसीदास का स्वांत सुखाए। तो इसीलिए अर्थात आनंद और लोक मंगल ही उनका काव्य प्रयोजन रहा है। और सूरदास तथा अन्य कृष्ण भक्त कवि आनंद को अधिक महत्व देते हैं। यानी कि सूरदास और उसके अलावा अन्य जो कृष्ण भक्त कवि थे वो आनंद को अधिक महत्व देते हैं। अगला पॉइंट देखिए, रीतिकालीन कवियों ने काव्य प्रयोजन के संबंध में कोई मौलिक उद्भावना व्यक्त नहीं की है। अब ये बात याद रखिएगा कि जो रीतिकाल के कवि थे काव्य प्रयोजन के बारे में उन्होंने अपने कोई मौलिक उद्भावना व्यक्त नहीं की, जबकि संस्कृत के काव्य शास्त्र के जो मत थे उन्हीं को उन्होंने दोहराया है।
यानी संस्कृत के जो आचार्य थे उन्होंने काव्य शास्त्र के बारे में, काव्य प्रयोजन के बारे में जो बताया, उन्हीं के मतों को भी रीतिकाल के कवियों ने दोहरा दिया है, मतलब अपना कोई मत नहीं दिया है, ये याद रखिएगा। तीसरा है आधुनिक काल के विद्वानों पर संस्कृत तथा पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव दिखाई देता है। जो आधुनिक काल के विद्वान रहे उन पर संस्कृत के जो आचार्य रहे और पाश्चात्य जो विचारक रहे, उन दोनों के प्रभाव देखने को मिलते हैं। किनके ऊपर? आधुनिक काल के विद्वानों के ऊपर। तो हम आधुनिक काल के विद्वानों को यहाँ पर देखेंगे और इसको देखने के बाद हम पाश्चात्य विद्वानों को भी देखेंगे। देखिए, ये सारे आधुनिक काल के विद्वान हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञान की प्राप्ति तथा आनंद को काव्य प्रयोजन माना है, ये बात याद रखिएगा। अगला है रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य प्रयोजन के रूप में लोक मंगल की भावना और आनंद तथा रस को माना है। देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग को माना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ज्ञान की प्राप्ति तथा आनंद, और रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य प्रयोजन के रूप में लोक मंगल की भावना को और आनंद तथा रस को माना है। तो इन्होंने इसको काव्य प्रयोजन माना है। अगला मैथिली शरण गुप्त ने मनोरंजन तथा उपदेश को काव्य प्रयोजन माना है या काव्य के उद्देश्य माना है। अब यहाँ पर छायावादी कवि को देखिए। छायावादी कवि में आपको याद ही होगा कि जयशंकर प्रसाद भी आते हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने काव्य प्रयोजन किसको माना है? मनोरंजन और शिक्षा को। इन्होंने काव्य प्रयोजन या काव्य के उद्देश्य मनोरंजन एवं शिक्षा को माना है, याद रखिएगा। आप इनको कहीं नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अब देखिए, पाश्चात्य आचार्यों द्वारा काव्य प्रयोजन क्या है, यानी पाश्चात्य आचार्यों ने किसको काव्य प्रयोजन माना है। तो सबसे पहले हम सुकरात का देखते हैं। इनके अनुसार दैवी प्रेरणा काव्य का मूल प्रेरणा है। किनके अनुसार? सुकरात के अनुसार। अब देखिए, प्लेटो के बारे में ये सब याद रखिएगा। महान, ये सब महान मतलब ये लोग विद्वान रहे हैं, विचारक रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं ये लोग। देखिए, प्लेटो लोक मंगल को काव्य का चरम लक्ष्य मानते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, अरस्तु, इनके अनुसार कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, यह अनैतिक नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सुन लीजिए और याद रखिएगा, आपको जानना ज़रूरी है। प्लेटो यूनान के महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे। ठीक है, प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। और सम्राट सिकंदर जो थे वो भी अरस्तु के शिष्य थे, याद रखिएगा। अब देखिए, होरेस आनंद और लोक कल्याण को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। इन लोगों के बारे में इंग्लिश लिटरेचर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, प्लेटो अरस्तु का नाम आया है, होरेस का नाम आया है, मैथ्यू आर्नोल्ड का भी नाम आया है, ड्राइडन का भी नाम आया है। तो ये सारे इंग्लिश लिटरेचर में इनके भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो होरेस आनंद और लोक कल्याण को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। अब देखिए, मैथ्यू आर्नोल्ड, इनकी दृष्टि में जीवन की व्याख्या करना ही काव्य का प्रयोजन है। किसकी दृष्टि में? किसके अनुसार? मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार। अब ड्राइडन का देखिए, इनके अनुसार स्वांत सुखाय और पर्जन हिताय काव्य के प्रयोजन हैं। तो ये पाश्चात्य आचार्यों के द्वारा काव्य के प्रयोजन है, जो कि काफ़ी सिंपल तरीके से नोट बना दिया है मैंने। तो आप चाहें तो इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में काम आएगा आपके। और नेक्स्ट वीडियो में हम काव्य लक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके यूनिट नंबर 1 का दूसरा टॉपिक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।